पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी लगातार ग्रामीण इलाकों में अपने संगठन का विस्तार कर रही है। हर जिले में हम लोगों ने अब तक मीटिंग कर ली है, सारी विधानसभाओं में अपनी बैठकें हुई हैं और इस दौरान जिला पंचायत के चुनाव को लेके पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी की। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपना कैंडिडेट फाइनल किया, लिस्ट भी जारी कर दी, बाद में हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2015 को बेस मान के आरक्षण किया गया और उसके कारण से सारी जो हमारी सूची तय की गई थी वो सब कुछ परिवर्तित हो गई। जो कैंडिडेट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे वो परिवर्तित हो गए और फिर से एक बार कवायद करनी पड़ी, फिर से एक बार मशक्कत करनी पड़ी। सारे कार्यकर्ता फिर से जुटे, उन्होंने प्रयास किया और अब 500 कैंडिडेट की पहली सूची आम आदमी पार्टी आज जारी करने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव में लगभग 3000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें, आम आदमी पार्टी के द्वारा समर्थित प्रत्याशी उतारें और उन प्रत्याशियों का एकमात्र लक्ष्य होगा कि इस चुनाव के जरिए दिल्ली के विकास योजनाओं को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाएं, दिल्ली के फ्री बिजली के मॉडल को भी उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचाएं, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल जिसमें चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना है, विधवाओं की पेंशन दोगुना है, दिव्यांगों की पेंशन दोगुना है। ऐसी योजनाएं जिसमें हमने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है और दिल्ली का बजट 2 गुना करके 5 वर्षों में दिखाया। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी संभव है। इस चुनाव के जरिए हम जनता को ग्रामीण इलाकों में ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। जहां तक जिला पंचायत के योजनाओं का सवाल है, उसमें जो सड़कें आती हैं, जिला पंचायत की योजनाओं के जरिए जो कार्य आते हैं, उसको ईमानदारी से जमीन पर कैसे उतारना है, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए हम लोग इस पंचायत के चुनाव में भी दिल्ली के मॉडल की, केजरीवाल मॉडल की, केजरीवाल के विकास मॉडल की चर्चा करेंगे। आज जो पहले 500 लोगों की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, वो सूची अभी आपको थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उसमें कौन कौन से कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे 47 कैंडिडेट हैं जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और कैंडिडेट रहे। ऐसे 33 कैंडिडेट हैं, 33 कैंडिडेट हैं जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उनको आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। ऐसे 19 कैंडिडेट हैं जो पहले ग्राम प्रधान रह चुके हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 18 कैंडिडेट हैं जो व्यापार की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, जो व्यापारी हैं। ऐसे 16 कैंडिडेट हैं जो कृषि, जिनका व्यवसाय है, कृषि के क्षेत्र में रहे हैं, वो फार्मर्स हैं, किसान हैं। और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता 15 हैं। ऐसे 15 पूर्व बीडीसी हैं जो पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके हैं, ऐसे 15 लोग हैं। हाउसवाइफ जिसको कह सकते हैं, महिलाएं 12 हमारी कैंडिडेट हैं। अभी मौजूदा में जो ग्राम प्रधान हैं वो ऐसे 7 ग्राम प्रधान हैं जो मौजूदा में ग्राम प्रधान भी हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 7 कैंडिडेट हैं जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं। ऐसे 6 कैंडिडेट हैं जो पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। 47 मैंने बताया जिला पंचायत सदस्य और कैंडिडेट रह चुके हैं और 6 ऐसे हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं। 4 ऐसे छात्र हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जिनका संबंध रहा है। 3 ऐसे हैं जो आर्मी रिटायर्ड हैं, पूर्व फौजी हैं और 3 ऐसे हैं जो
करंट जिला पंचायत सदस्य हैं, 3 एक्स बीडीसी हैं, 3 एक्स लोकसभा कैंडिडेट, यानी जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ऐसे 3 कैंडिडेट हैं जो जिला पंचायत के चुनाव में अपनी किस्मत आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आजमा रहे हैं। 3 हमारे टीचर हैं, निगम पार्षद, ऐसे 2 हैं जो निगम पार्षद हैं लेकिन वो ग्रामीण इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इसलिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 2 कैंडिडेट हैं और 1 कैंडिडेट हैं जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, 1 कैंडिडेट हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं, और भी कैटेगरी रिपीट भी हुई है। करंट बीडीसी एक नाम जुड़ा है बाद में, 1 डॉक्टर हैं और 1 हैं जो एमएलए के कैंडिडेट रहे हैं, 1 किसान का नाम फिर जुड़ा है और 1 अधिवक्ता का नाम जुड़ा है, और 1 आपकी बिरादरी से भी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, तो उनको भी जिला पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ा रहे हैं। ऐसे 500 कैंडिडेट आज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्योंकि ये चुनाव आयोग थोड़ा अलग तरीके से करा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, कि इसमें क्षेत्रवार नहीं बल्कि मंडलवार एक जिला लिया गया है। तो ये नया तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया है, क्यों किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी गाइडलाइन है, उसको हम सबको फॉलो करना है। जो समस्याएं अभी ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो बता रहे हैं कि फॉर्म की खिड़की एक है जिलों में। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि इन समस्याओं पे आप ध्यान दीजिए। एक ही आपने फॉर्म देने की खिड़की बना रखी है, वहीं पे प्रधान, वहीं पे बीडीसी, वहीं पे जिला पंचायत के लिए फॉर्म मिल रहे हैं, लंबी लाइनें लग जाती हैं, और जिन लोगों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है वो लोग तो अपना प्रयास करके अधिकारियों से पीछे से बैकडोर से फॉर्म ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट जो हैं आम आदमी पार्टी के या दूसरी पार्टियों के या फिर निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला पंचायत चुनाव होगा जिसमें 5 दिन प्रचार के लिए दिया गया, 5 दिन मात्र प्रचार के लिए दिया गया। 11 तारीख को सिंबल मिल रहा है, 12 तारीख को आदमी अपने पोस्टर पर्चे छपवाना शुरू करेगा और 17 तारीख को शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। अब आप मुझे जरा समझाइए कि कैसे आदमी चुनाव लड़ेगा अगर उसको मात्र 5 दिन प्रचार, सिंबल मिलने के बाद मात्र 5 दिन प्रचार का मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि किस आधार पर चुनाव आयोग ने तय किया है कि इतने कम समय में एक जिला पंचायत का, जिसके क्षेत्र में 20-20 गांव होते हैं, 50,000 से 60,000 वोट होते हैं, एक जिला पंचायत सदस्य कैसे अपना पूरा क्षेत्र कवर कर पाएगा, अपने मतदाताओं तक पहुंच पाएगा या अपना सिंबल पहुंचा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं वो अखबार के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन और इन सब जरियों को अपना के वो तो अपना प्रचार कर लेंगे, लेकिन जो गरीब प्रत्याशी हैं उनके लिए बड़ी कठिनाई होगी, जिनके पास जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं, उनके लिए दिक्कत है कि आपने सिर्फ 5 दिन का समय रखा। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कब करेंगे, वो पर्चे अपने कब पहुंचाएंगे, वो पोस्टर कैसे लगाएंगे, वो अपना सिंबल कैसे लोगों को बताएंगे। ये एक बड़ी कठिनाई चुनाव आयोग ने खड़ी की है राज्य के। अब इसका क्या समाधान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं राज्य निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा कि अगर इस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं तो पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि प्रचार के लिए बहुत ही कम समय आपने कैंडिडेट्स को दिया है। इसके अलावा हम लोग ये अपील करते हैं कि जो भी लोग प्रचार करना चाहें उनको कानूनी अड़चनों का हवाला देकर उनके सभाओं मीटिंगों में रोक लगा के उनके प्रचार को बाधित न किया जाए। कल मैं सिद्धार्थनगर में गया था, मुझे वहाँ साथियों ने बताया अंतिम समय में मेरी सभा की परमिशन दी गई। अब जब आप अंतिम समय में सभा की परमिशन देंगे तब जनता से आदमी संपर्क करेगा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा, कैसे अपनी सभा संपन्न करेगा।
तो ये भी मैं अपील करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वो समर्थित उम्मीदवार लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं, इस चुनाव में कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ नहीं होना चाहिए। किसी को मारना, पीटना, भगाना, उनके कपड़े फाड़ देना या उनके झंडे फाड़ देना, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। एक आक्रोश है किसानों में, गुस्सा है, एक नाराजगी है। 120 दिन से ज़्यादा किसान का आंदोलन हो चुका, लेकिन केंद्र की सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, FCI के गोदाम बेचे जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। और इसीलिए मैं आदम गोडवी की लाइन पढ़ता हूँ इस सरकार के लिए कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज पूरे देश की नीलामी इस सरकार ने लगा दी है। हम लोग अपने बाप दादा पुरखों से ये सुनते आए कि पुरखों की संपत्ति जो बढ़ाता है वो सपूत कहलाता है, पुरखों की संपत्ति जो बेचता है वो कपूत कहलाता है। तो केंद्र में एक कपूत सरकार इस वक्त चल रही है जो देश की संपत्तियों को, 130 करोड़ लोगों की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आदित्यनाथ जी तमिलनाडु घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं, केरल घूम रहे हैं, हैदराबाद चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पे भी जरा ध्यान दे दीजिए, उत्तर प्रदेश की ओर भी ध्यान दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के लिए जितने भी पद आप लोगों ने निकाले थे, उनका रिजल्ट घोषित होने के बाद आपकी सरकार ने उनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया। ये इतना बड़ा अन्याय उन बच्चों के साथ हुआ है। 2-3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, ये हालत कर दी आपने। आज कोई आपसे नौकरी मांगने के निकलता है, शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वाने पड़ते हैं, BTC के छात्राओं को लाठियां खानी पड़ती हैं। ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी आपने कैंसिल कर दी, उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। अपराधीकरण का आलम यह है कि आज हमीरपुर में एक बच्ची ने आत्महत्या की, अपने आप को जला लिया, आत्महत्या का प्रयास किया, इसलिए कि उसके साथ बदसलूकी हुई, छेड़खानी हुई, और उसको न्याय की उम्मीद नहीं आपसे। बच्चियां मर जा रही हैं, आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश को जिस हालत में योगी जी ने पहुंचा दिया है, ये पहला मौका है विधानसभा चुनाव के पहले कि जब जिला पंचायत के चुनाव में जनता को अपने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का एक मौका मिलेगा। मैं समझता हूं आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो लोगों के मन में गुस्सा है वो इस चुनाव के माध्यम से जाहिर करेंगे। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के सरकार के मंत्री और जिला पंचायत के प्रभारी हमारे साथी राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें आप लोगों के सामने।